हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा मुग़ल राजनीति में नूरजहां की भूमिका। आज हम पढ़ने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण स्टोरी, तो आप इसको सुनिए और इसका मज़ा लीजिए, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे नूरजहां के बारे में कि नूरजहां कैसे मुग़ल काल में अपना प्रभाव जमाती है, कैसे जहांगीर को अपने प्रभाव में लेकर शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेती है और किस प्रकार सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ता है और वो किस प्रकार शहरयार को सत्ता में लाने का प्रयास करती है। तो ये पूरा विवरण हम इस स्टोरी में समझेंगे। आराम से इस स्टोरी को सुनिए। तो हम स्टोरी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नेहरू निशा के बारे में बात नहीं करेंगे, सबसे पहले करेंगे उसके मम्मी पापा के बारे में बात। क्यों? क्योंकि जो मम्मी पापा हैं तभी तो नूरजहां है, ठीक है। तो गयास बेग का नाम आपने सुना? किसका नाम आपने सुना? गयास बेग का नाम आप लोगों ने सुना। उसके बाद अस्मत बेगम, किसका नाम आपने सुना? अस्मत बेगम का नाम आप लोगों ने सुन रखा है। तो गयास बेग की और अस्मत बेगम की क्या होती है? पुत्री होती है। इन दोनों की ये पुत्री होती है और ये कहाँ से आ रहे थे? ये आ रहे थे फारस से। कहाँ से आ रहे थे? फारस से आ रहे थे। उस समय जो अस्मत बेगम थी, ये क्या थी? ये थी भैया प्रेग्नेंट। इसके गर्भ में था बच्चा और वो बच्चा नहीं बच्ची थी। और जब रास्ते में ये आ रहे थे तो 1578 में फारस से आते समय क्या हुआ? जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? नूरजहां का जन्म हुआ, ठीक है। किसका जन्म हुआ? नूरजहां का जन्म हुआ। मेहरुन्निसा का जन्म हो गया। इसके बाद जब ये आ जाते हैं भारत, तो जो गयास बेग है, कौन है? गयास बेग है, या उनको उर्फ ए मातुदौला भी बोला गया है, दोनों नाम है, ठीक है। तो ये इसको नौकरी मिल जाती है कहाँ पे? अकबर के यहाँ। अकबर के यहाँ पर ये सामान्य सैनिक सेवाएं देने लगता है अपनी। और जब सैनिक सेवाएं देने लगता है, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग दे रहे थे, हजारों लोग दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? जो नूरजहां है, जो मेहरुन्निसा है, ये क्या होने लगी? बड़ी होने लगी। और जब ये बड़ी होने लगी तो इसका सौंदर्य बड़ी सुंदर थी ये। तो दरबार में, महलों में ये उछल कूद मचाने लगी, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। इसका आना जाना क्या हो गया? शुरू हो गया। तो लाली क्या है? केवल खेलने के मकसद से जाती थी। लेकिन उस दरबार में एक लाला भी था। कौन था? एक लाला भी था। क्या नाम था? सलीम नाम था। और तो हुआ क्या? दोनों साथ खेलने लग गए। और खेलते खेलते क्या हुआ? खेलते खेलते क्या हुआ? प्रेम हो गया, ठीक है। क्या हो गया? खेलते खेलते दोनों में प्रेम हो जाता है। अब हो गया तो हो गया। अब जब हो गया तो फिर ज़्यादा मुलाकात होने लगी। सलीम सुबह का घर से निकलता और शाम को घर पहुंचता, ठीक है। इधर से लाली भी गायब हो जाती घर से। तो कुछ नहीं, मुलाकातों का दौर चलता रहा। दोनों महलों में मिलते रहे। लोग सोचते रहे कि बच्चे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका खेल कुछ और ही चल रहा था। कुछ समय के बाद जो है, अकबर को जो दरबारी लोग थे उन लोगों ने बता दिया कि तुम्हारा लाला जो है वो, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखो। उनके अकबर ने कहा क्या हो गया उसको? दारू वारू पीने लग गया क्या? उनके नहीं साहब, दारू नहीं पी रहा वो आजकल, ठीक है। वो दारू नहीं पी रहा आजकल। लेकिन एक जो सैनिक है उसकी लाली है और उस लाली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहा है आजकल, ठीक है। तो अकबर ने कहा चलो देखते हैं। तो अकबर ने भी एक दो दिन उसको देखा। सुबह का गया और फिर शाम को ही लौटता था। पूरा टाइम अकबर ने कहा यार ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसको जाके आगे क्या बनना था? राजा बनना था। और बोला अभी से अगर ये सब कुछ करेगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए
उसने सलीम को कहा कि बेटा ये काम अच्छे नहीं है। तो सलीम ने कहा क्या अच्छा नहीं है बताओ। तो उसने कहा ये क्या है, एक सामान्य सैनिक की पुत्री है, तो इससे संबंध रखना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी तो हम खुद ढूंढकर क्या करा देंगे, तुम्हारा विवाह करा देंगे कोई अच्छे संपन्न परिवार में। ठीक है। तो हुआ यूं, क्या हुआ यूं कि अकबर ने इधर इसके पिताजी को बोल दिया, नूरजहां के पिताजी किसको, गयास बेग को, क्या बोल दिया कि इस लाली जो है ये आजकल ज़्यादा ही उछल कूद मचाने लग गई है, इसका विवाह कर दो। गयास बेग ने कहा साहब ठीक है, टेंशन मत कीजिए, हो गया। ठीक है। तो हुआ क्या कि इसका जो विवाह है वो करा दिया जाता है। ठीक है। क्या करा दिया जाता है, विवाह करा दिया जाता है। किसके साथ करा दिया जाता है, तो अली कुली खां, किसके साथ हो गया, अली कुली खां के साथ करा दिया विवाह। इधर सलीम का दिमाग खराब हो गया, वो गाने गाने लगा बेवफा वाले। अली कुली खां के साथ क्या हो गया, विवाह हो गया। और विवाह जब इसके साथ हो गया तो सलीम चला गया न्यूट्रल। उसने कहा कुछ नहीं, दुनिया बेकार है, बेकार की बातें हैं। समय चलता रहा, समय गुजरता रहा। एक दिन ऐसा आया, अकबर की हो गई छुट्टी, यानी कि 1605 में अकबर की हो जाती है मृत्यु और अकबर की हो जाती है मृत्यु। तो भैया राजा कौन बना, राजा बन गया जहांगीर। जहांगीर का मतलब सलीम। ठीक है। कौन बन गया, जहांगीर बन गया। वही बच्चा क्या बन गया, राजा बन गया। और बोला अब किंग कौन है, हमें, तो शासन व्यवस्था कौन चलाएगा, हम चलाएंगे, जैसे कहेंगे वैसे होगा, और जो पापा ने गलती की उसको सुधारेंगे। ये बात किसने बोली, ये बात बोली किसने, जहांगीर ने। ठीक है। ठीक है। और इसका जो पति था, अब पति कौन है, अली कुली खां है। कौन है, अली कुली खां है। और इसको उपाधि दे दी किसने, जहांगीर ने। किस बात की उपाधि दे दी, इसको दिलावर, किसकी उपाधि दे दी, दिलावर खां। क्या उपाधि दे दी गई इसको, इसको लिखना, सलीम ने उपाधि दी। क्या उपाधि दी, सलीम ने जो उपाधि दी थी वो उपाधि थी शेर अफगान। ठीक है। क्या उपाधि दे दी, तो शेर अफगान की क्या दे दी, उपाधि दे दी। ठीक है। शेर अफगान की उपाधि दे दी गई। अब जब शेर अफगान की उपाधि दे दी गई तो भैया इसका क्या कर दिया गया, प्रमोशन कर दिया गया। लेकिन ये प्रमोशन किसी अच्छे काम के लिए नहीं हो रहा था। ठीक है। किसी अच्छे काम के लिए नहीं हो रहा था, क्योंकि भैया सलीम क्या चाहता था, इसको रास्ते से हटाना चाहता था। क्या करना चाहता था, इसको रास्ते से हटाना चाहता था। इसके लिए इसने क्या किया, अब ऐसे सीधे जाके मार देगा तो जनता पूछेगी, सवाल करेगी कि ऐसे कैसे मार दिया तुमने। तो इसलिए इसको क्या किया, प्रमोशन किया। और प्रमोशन करने के बाद वर्धमान का क्या नियुक्त कर दिया, इसको सूबेदार नियुक्त कर दिया। वहाँ के सूबेदार के पद पर इसको बैठा दिया जाता है। और जब इसको वर्धमान के सूबेदार के पद पर बैठा दिया जाता है, उसके बाद इस पर मुकदमा लगा दिया जाता है राजद्रोह का, आज्ञा ना मानने का, छल कपट करने का, षड्यंत्र रचने का। ऐसे इसके ऊपर क्या लगा दिए जाते हैं, आरोप लगा दिए जाते हैं। इधर इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बेचारे को स्टोरी पता ही नहीं थी। ठीक है। इसलिए इस बेचारे को कुछ पता ही नहीं था कि मेरी शादी से पहले की स्टोरी क्या थी। अब इधर इस पर मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन सब पूर्व नियोजित था। उधर नूरजहां को भी पता था कि क्या होने वाला। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई की गई। बंगाल के शासक को भेजा गया
कि जाओ इसको बंधक बना के लाओ। और जब बंधक बना के इसको गए तो शेर अफगान ने बोला भैया कोई गलती नहीं, कोई काम किया नहीं, क्यों ज़बरदस्ती आरोप लगा रहे हो। उसके कहा कि कोई नहीं, तेरे को बंदी बना के बुलाया गया है दिल्ली दरबार में। इसने कहा मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा क्या। तो बंगाल के शासक ने कहा भैया युद्ध कर ले, तो कहा युद्ध कर ले। और इन दोनों के बीच क्या हो गया, संघर्ष हो गया। और संघर्ष में वो तो चाहते यही थे, क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी, इसको मार डाला। और जब इसको मार डाला तो जहांगीर ने आदेश भेजा नूरजहां के लिए कि आ जाओ, दिल्ली आ जाइए। तुम्हें दरबार में, जो दिल्ली का दरबार है वो तुम्हारी पति की मृत्यु के पश्चात तुम्हारे बाकी के जीवन का निर्वहन करेगा। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, दिल्ली का दरबार आपके साथ खड़ा है, ठीक है। और इससे क्या हुई, एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई थी। उसका नाम क्या था, इसकी एक बेटी भी हो गई थी जिसका नाम था लाडली बेगम, ठीक है। ये नूरजहां की, ये मेहरुनिसा की पुत्री थी। इसके बाद नूरजहां के पास एक संदेश भेजा गया कि आपकी पति की मृत्यु से जहांगीर काफ़ी दुखी हैं, वो चाहते हैं कि बाकी के जीवन का निर्वहन आपका दिल्ली के दरबारों में हो। नूरजहां ने तुरंत पैकिंग की, तुरंत बैग जमाया, तुरंत लाली को बोला चल, ठीक है। और कहाँ आ गई, दिल्ली आ गई। और दिल्ली आ गई तो दिल्ली आने के पश्चात इसको शुरुआत में एक सेविका के तौर पर, अकबर की जो रानी थी उसकी सेविका के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। अब हुआ यूं कुछ समय तो सब कुछ चलता रहा। जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो क्या कर ली, शादी कर ली। कब कर ली, 1611 में विवाह कर लिया, शादी कर ली जहांगीर से। और दोनों ने खुशी खुशी शादी हो गई, किसी को कोई डाउट नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। और 1611 में दोनों की शादी हो जाती है, जहांगीर विद नूरजहां, ठीक है। मेहरुनिसा या नूरजहां, बात समझ में आई आप लोगों के। चलिए अब होता क्या है आगे, दोनों का विवाह हो गया। बिल्कुल जहांगीर तो पागल हो जाता है कि वो जो चाहता था वही चीज उसको मिल गई। लेकिन नूरजहां बड़ी ही होशियार महिला थी, इसने फिर शासन के मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। इसके बाद तो इसका बाप भी वहीं पे दादा बन गया, जहाँ वो काम करता था वहाँ पे क्या हो गया, इसका भाई भी था, ठीक है। इसका भाई था, इसके भाई का नाम क्या था, आसफ खां था, ठीक है। इसके अलावा गियास बेग जिसको एदादुद्दौला बोला गया। तो ये सारे लोग क्या हुए, शासन प्रबंध में घुस गए, सब लोगों ने सत्ता पर नियंत्रण शुरू किया। और तब जाके नूरजहां का प्रभाव काल शुरू हो जाता है, ठीक है। नूरजहां का प्रभाव काल शुरू हो जाता है और शासन व्यवस्था में इसके द्वारा दखल अंदाजी शुरू की जाती है, ठीक है। तो 1611 से 1627 तक, क्या बात बोली मैंने, 1611 यानी कि जब से इसकी शादी हुई थी, और 1627 तक इसका प्रभाव काल माना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया, धीरे धीरे अपने जो लोग थे उनको नियुक्त करना शुरू किया। अपने जो लोग थे उनको क्या किया, नियुक्त करना शुरू किया। अब यहाँ पर दो लोग और थे, एक था खुसरो, एक था खुर्रम। खुर्रम यानी कि शाहजहां, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो इसकी भतीजी थी यानी कि इसका भाई था आसफ खां की जो पुत्री थी उसका विवाह करा दिया खुर्रम के साथ। तो खुर्रम के साथ विवाह करा दिया और खुर्रम को शुरू में सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, इसकी भी बेटी बड़ी हो रही थी लाडली बेगम, उसका विवाह किसके साथ कर दिया, शहरयार के साथ कर दिया। तो इसके दिमाग में एक विचार आया कि खुर्रम को राजा क्यों बनाया जाए, अपने शहरयार को बनाया जाए, अपनी लड़की के पति को राजा बनाया जाए। तो
तो ये शहरयार को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। उधर खुर्रम का दिमाग खराब हो गया। खुर्रम ने कहा इतनी साल तक इसके दल में रहा, ठीक है। नूरजहाँ का जो दल था उसमें कितने लोग थे? नूरजहाँ थी, आसफ खां था, इसका बाप था, पहले खुर्रम भी स्वयं इसमें शामिल था, ठीक है। समझ में आई बात आप लोगों को? तो ये लोग इसमें शामिल थे। अब इसका जो भाई था आसफ खां, उसने विरोध किया, अरे खुर्रम को ही शासक बनाया जाएगा, नूरजहाँ का नहीं, शहरयार को बनाया जाएगा। तो उसका भाई भी इसका क्या हो गया? विरोधी हो गया। और नूरजहाँ नहीं चाहती थी कि उसके समक्ष कोई भी आकर खड़ा हो। उधर जहांगीर जो था वो तो सुबह जगता, अफीम खाई, ठीक है, उसके बाद उसका दिमाग पूरे दिन संट रहता था, उसको कुछ शासन व्यवस्था से मतलब नहीं। वो खुद कहता था कि मैं जो शासन व्यवस्था है उसको सौंपना चाहता हूँ नूरजहाँ को। लेकिन एक दिखावे के तौर पर जहांगीर क्या रहता है? शासक रहता है। यहाँ तक कि राजनीतिक जो चिन्ह थे, राजनीतिक कार्य थे, उनमें भी ये दखल करने लग गई, राज्य के चिन्हों का प्रयोग करने लग जाती है। उसके बाद विद्रोह के बुगुल उठने लग गए, दलबंदी बनने लग गए दरबार में। एक तरफ खुर्रम हो जाता है, दूसरी तरफ खुसरो हो जाता है, एक तरफ नूरजहाँ थी। आप देखिए खुर्रम जो होता है वो क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। और विद्रोह के में उसको किसका सपोर्ट मिलता है? उसके भाई का सपोर्ट मिलता है, आसफ खां का सपोर्ट मिलता है। उसके लिए उसने क्या किया? महाबत खां को बुलाया। महाबत खां विरोधी था उसके भाई आसफ खां का, उसके पीछे लगा दिया बेटा। खुर्रम भागता घूमे, ठीक है। खुर्रम क्या है? भागता घूमे, भागता भागता कहाँ पहुँच गया? दक्षिण में पहुँच गया था। दक्षिण में जाने के बाद गोलकुंडा, बीजापुर होता हुआ बंगाल गया, बंगाल से फिर वापस आया। 3 साल तक घूमता रहा। महाबत खां उसके पीछे ही पड़ा रहा, ठीक है। उसको जगह जगह जाके परास्त किया। तो इससे महाबत खां की जो सैनिक शक्ति है वो बढ़ने लगी। अब खुर्रम 3 साल के बाद माफ़ी मांग लेता है जहांगीर से कि गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे, ठीक है, गलती कर दी। और जो खुर्रम होता है वो क्या करता है? माफ़ी मांग लेता है और जमानत के तौर पर अपने बेटे औरंगजेब को दिल्ली दरबार में रख लेता है कि अगर मैं आगे कोई गलती करूं तो मेरा पुत्र आपके पास है। अब नूरजहाँ सोचती है कि ये तो चलो ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी महाबत खां, क्योंकि उसकी शक्ति बढ़ रही थी धीरे धीरे और उसने खुर्रम के विद्रोह को भी दबा दिया। तो उसने कहा इस महाबत खां को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो उसको कहा कि तेरा ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ तू बंगाल जा, बंगाल की सूबेदारी संभालना, लेकिन जो तुझे हाथी मिले थे खुर्रम के विद्रोह के दबाने के टाइम पर उनको हमें लौटा दे, जो पैसा मिला वो लौटा दे। तो उसने कहा यार ये क्या कर रही है? क्योंकि महाबत खां को पता था जब इसकी शादी नहीं हुई थी तब ये सेवका के रूप में कार्य कर रही थी और अभी हमारे ऊपर नेतागिरी कर रही है, ठीक है। तो उस समय जो जहांगीर था वो कश्मीर में था, क्योंकि उसकी अफीम खा के स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि मरने वाला था, खड़ा नहीं हो जाता उससे, ठीक है। तो उसके पास गया, जाके अपनी स्थिति रखी कि ऐसा ऐसा किया है और अब नूरजहाँ मुझे ये बोल रही है कि ये चीज़ें लौटा दी, ये मेरा अपमान है। तो जहांगीर ने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, बात करते हैं। उसके बाद नूरजहाँ ने फिर उसकी बेइज्जती की, उसका दिमाग टनक जाता है और वो क्या कर लेता है? जहांगीर को ही बंदी बना लेता है। जहांगीर को बंदी बना लेता है, लेकिन उससे गलती हो जाती है, वो नूरजहाँ को बंदी नहीं बनाता। कुछ समय के बाद नूरजहाँ आ जाती है, नूरजहाँ उसके सामने आत्मसमर्पण कर देती है दिखाने के लिए और वो खुश भी हो जाता है। फिर दोनों प्लानिंग करते हैं, अंदर जब दोनों बंदी होते हैं तो वो दोनों प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद उनके सैनिकों के जो अपने भाई एक जो महाबत खां था, महाबत खां उन्हीं का तो सैनिक अधिकारी था और उसकी जो सेना के लोग थे वो भी उन्हीं के थे। तो उन्होंने नूरजहाँ ने कहा कि देखो ये तो 2-4 दिन का है, तुम लोगों को तो रहना है, तुमको ये दूंगी, इतना ये राज्य दे दूंगी, वहाँ की जागीर दे दूंगी। तो उसके विद्रोह सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया बाद में और महाबत खां क्या हुआ? दक्षिण भाग गया। तो ये नूरजहाँ के प्रभाव का काल है जिसमें नूरजहाँ के समय इस प्रकार की शासन व्यवस्था, कुछ समय के लिए शासन प्रबंध अपने हाथ में लिया गया था, ठीक है। बाद में जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था तो खुर्रम ने खुसरो को मरवा दिया था, ठीक है। खुर्रम ने खुसरो को मरवा दिया था और उत्तराधिकार के युद्ध में उसने अपने सभी विरोधियों को परास्त कर दिया था और खुद नूरजहाँ जो है वो क्या है? जहांगीर की मृत्यु के बाद पेंशन पर जीवन यापन करती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा परिचय था नूरजहाँ का, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा होता है। नूरजहाँ का
जहांगीर काल में प्रभाव क्या था। तो यही उसका प्रभाव था जो मैंने आपको 20 से 21 मिनट की स्टोरी बताई है, ये उसके प्रभाव को दर्शाती है। तो उम्मीद है ये आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो मिलते हैं कल्याणी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।